नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, इश्तिहारी मुजरिम। 12 रोटी जा रहा है, मैं जोर से चिल्ला रहा था। चल एक सवारी 12 रोटी, सदर कुतुब रोड। तांगे में 5 सवारियां बैठी हुई थी और मैं छठी सवारी के लिए अन्य तांगे वाले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। तांगा चांदनी चौक में घंटे वाले शाही हलवाई की दुकान के सामने खड़ा था, लेकिन मेरी निगाहें फव्वारी और दरीबे के मोड़ तक 12 टोटी सदर की संभावित सवारी को टटोल रही थी। मुझे दिल्ली में तांगा चलाते हुए अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे, लेकिन सवारी पहचानने का मुझे अच्छा तजुर्बा हो गया था। मैं हमेशा फव्वारा 12 टोटी चौक के रूट पर ही तांगा चलाता था, इसलिए फतेहपुरी, खारी बावली, मोरी गेट, कुतुब रोड या 12 रोटी चौक उतरने वाली कई सवारियों की तो मुझे पक्की पहचान हो गई थी। उसी क्षण मुझे अन्नपूर्णा की दिशा से सड़क पार करके आती हुई सुंदर महिला दिखाई दी। उस महिला के पीछे एक झल्ली वाला बड़ा सा बंडल उठाए चला रहा था। मैं उस महिला को पहचानता था। वह महिला 12 टूटी चौक के पास कहीं रहती थी और पहले भी कई बार मेरे तांगे में बैठ चुकी थी। इधर आ जाओ बीबी जी, मैं पूर्वता अन्य तांगे वालों से ऊंची आवाज में चिल्लाया। बस तैयार खड़ा हूँ, एक ही सवारी चाहिए। महिला एक क्षण हिचकिचाई। उसने एक उड़ती निगाह मछली की तरह सवारी फांसने को तत्पर अन्य तांगे वालों पर डाली और फिर बड़े निर्णयात्मक ढंग से मेरे तांगे की ओर बढ़ी। 12 टूटी, वह आदतन बोली। हाँ जी, बैठो बीबी जी, बस चल रहा हूँ, मैं बोला। कितने पैसे? वही 50 पैसे, आपसे कोई ज़्यादा थोड़े ही लेने हैं। महिला ने झल्ली वाले को संकेत किया। झल्ली वाले ने बंडल तांगे में रख दिया। महिला ने झल्ली वाले को पैसे दिए और स्वयं पिछली सीट पर अन्य 2 सवारियों के साथ बंडल पर पैर रख कर बैठ गई। मैंने तांगा आगे बढ़ाया। भीड़ में रास्ता बनाता हुआ घोड़ा अलसाई ढंग से आगे बढ़ा। मैंने एक उड़ती निगाह तांगे की पिछली सीट पर बैठी सवारियों पर डाली। मैले से बुर्के पहने 2 मुसलमानियों के साथ बैठी वह कटे बालों वाली महिला कितनी आकर्षक लग रही थी। महिला के चेहरे का अधिकतर भाग उसके कटे हुए घने बालों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खूबसूरती और जवानी की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। धन करतार, मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। मैंने महिला की ओर से निगाहें फिरा ली और खामखा घोड़े को एक चाबुक जमा दिया। घोड़ा यूं हिनहिनाया जैसे उसे मेरे उस अप्रत्याशित व्यवहार पर सख्त हैरानी हो रही हो। मैंने धीरे से घोड़े के पुट्ठे को थपथपाया, बिल्कुल यूं जैसे मैं उससे क्षमा याचना कर रहा हूँ। घोड़ा मेरे दुलार भरे स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था। वह मंथर गति से मंजिल की ओर बढ़ गया। मैंने चाबुक तांगे की कैनवस की छत में खोस दिया। मेरे बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थी। दाएं हाथ से मैंने सरक कर नाक की फुंगी पर पहुंच गया हुआ मटमैले से शीशों वाला चश्मा उतारा और उसी हाथ को अपनी आंखों और 3-4 दिन की पड़ी हुई दाढ़ी पर फेरा। मेरा बढ़िया चश्मा मेरे गांधीनगर स्थित एक कमरे के घर में सूटकेस में बंद था। अपना वर्तमान 15 रुपए का मामूली सा चश्मा मैंने विशेष रूप से अपने तांगे वाले के वर्तमान व्यक्तित्व के साथ मुनासिब तालमेल बिठाने के लिए बनवाया था। तकदीर कदम कदम पर दगा दे रही थी। छोटी सी छोटी बात भी मेरे बहुरूप की पोल खोलकर हकीकत का पर्दाफाश कर सकती थी। लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, मैं खजूर में भी नहीं अटका और जमीन पर भी नहीं पहुंचा। मुकद्दर ने ऐसी मार मारी थी कि मेरी हालत गली के एक आवारा गर्द कुत्ते से बदतर हो गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजरी थी या गुजर रही थी, उसे मैं वाहिगुरु की मर्जी समझकर कबूल कर चुका था। लेकिन फिर जब मुझे अपनी इलाहाबाद में गुजरी जिंदगी याद आ जाती थी तो मेरी आंखें भर आती थी और कलेजा फटने लगता था। वह सब क्यों हुआ? सिर्फ एक औरत की बेवफाई की वजह से। तांगे में बैठी कटे बालों वाली महिला को देखकर मुझे जिसकी याद आ गई थी, वह औरत सुरजीत थी। सुरजीत मेरी बीवी थी। गुरु ग्रंथ साहब के बाद अगर मैं इस दुनिया में किसी अन्य चीज की पूजा करता था तो वह सुरजीत थी। लेकिन उस बेवफा और हरजाई औरत ने मेरे प्यार की यह कदर की कि उसने मुझे गबन के झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि वह एरिक जॉनसन नामक उस कंपनी के मैनेजर से मोहब्बत का खेल खेल रही थी जिसमें कि
मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट था। मैनेजर ने जो रुपया खुद हड़प कर मुझ पर 50,000 की रकम के गबन का इल्ज़ाम लगाया था, उसमें ट्रेजेडी यह थी कि मुझे 100% फंसवाने के लिए मेरी बीवी ने भी मेरे खिलाफ गवाही दी थी। सुरजीत नाम की उसी हरजाई और बेवफा औरत की वजह से, जो कि कभी मेरी बीवी थी, आज मैं नाली के कीड़े जैसा गलीज आदमी बना हुआ था। इलाहाबाद के सुख और सुविधा की जिंदगी का एक सपना बनकर रह गई थी। मैं फर्स्ट डिवीज़न में BCom LLB पास था, लेकिन पुलिस की निगाहों से बचा रहने के लिए तांगा चलाने जैसा काम कर रहा था, जिसके द्वारा मैं बड़ी मुश्किल से 2 जून पेट भर पाने का सामान मुहैया कर पाता था। मैं इश्तिहारी मुजरिम था। जरा रोकना भाई। मैंने तांगा रोका। 2 सवारियां मोरी गेट उतर गई। मैंने तांगा आगे बढ़ा दिया। हर क्षण दिमाग में यह ख्याल हथौड़े की तरह बजता रहता कि आखिर इस प्रकार कब तक जिंदगी गुजर पाएगी। कभी लोहार की एक पड़ गई तो फांसी के तख्ते पर पहुंचकर ही होश आएगा। पुलिस से आंख मिचौली शुरू होने के बाद अगर मैं पहली ही बार इलाहाबाद या बंबई में गिरफ्तार हो जाता तो मैं शायद केवल 1-1.5 साल की सज़ा पाकर छूट जाता और सस्ता छूट जाता। दूसरी बार बंबई या मद्रास में पकड़ा जाता तो उम्र कैद से कम में खलासी न होती। इस बार पकड़ा गया तो फांसी की सज़ा मुझे इसलिए मिलेगी क्योंकि इससे ज़्यादा सख्त सज़ा मुमकिन नहीं थी। दिल्ली में इसलिए आया था क्योंकि मद्रास के बाद मुझे कहीं तो जाना ही था और किसी छोटी जगह के मुकाबले में महानगर मुझे ज़्यादा सुरक्षित मालूम होते थे। दिल्ली की 40 लाख से ज़्यादा की आबादी में एक मामूली तांगे वाले की ओर ध्यान देने की किसे फुर्सत थी। और फिर इस बात की कौन कल्पना कर सकता था कि इलाहाबाद की जेल से फरार गबन का अपराधी, मुंबई की एक धनाढ्य महिला का हत्यारा, मद्रास का बैंक लूटने वाला, दिल्ली में घोड़ा तांगा चलाने जैसा हकीर काम कर रहा होगा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मैं असहाय स्वर में बुदबुदाया और मैंने कुतुब रोड चौक पर तांगा रोका। कटे बालों वाली महिला के अतिरिक्त सभी सवारियां वहां उतर गई। मैंने तांगा आगे बढ़ाया। एक बार मेरी निगाहें महिला से मिली। वह विचित्र से निगाहों से मेरी ओर देख रही थी। निगाहें मिलते ही वह दूसरी ओर देखने लगी। मैं बचपन से चिराग तले अंधेरा वाली कहावत सुनता रहा था। क्या यही बात इस कहावत को चरितार्थ नहीं करती थी कि मैं जब से तांगा चला रहा था, मैं गुरुद्वारा शीशगंज के बगल में स्थित कोतवाली के सामने से, यानी कि एन पुलिस की नाक के नीचे से तांगे में सवारियां बैठाता रहा था। मैंने तांगा 12 टूटी चौक में ला खड़ा किया। लो जी बीबी जी, मैं महिला की ओर देखता हुआ बोला। तांगे वालों का व्यवसाय, सुलभ रूखापन और घरघराहट मेरी आवाज़ में इस हद तक आ गए थे कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। राह चलते लोगों के साथ गाली गलौज तो मैं अनजाने में ही करता रहता था। वही गालियां अब मेरी जुबान से निकली बातों में आम पिरोई रहती थी, जिन्हें इलाहाबाद के दिनों में सुन लेने भर से मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कान में दहकती हुई सलाख घुसेड़ दी हो। वक्त वक्त की बात है। तब मैं सभ्यता, शालीनता और शराफत का पुतला था। अब मैं एक सजायाफ्ता और फरार मुजरिम और तीसरे दर्जे के लोगों का संगी साथी था। महिला तांगे से उतरी और आशापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। शायद उसे किसी झल्ली वाले की तलाश थी। स्टेशन, कोड़िया पुल, फव्वारा, मैं आदतन उच्च स्वर से बोला। झल्ली वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक उड़ती सी निगाह बंडल पर डाली। बंडल काफ़ी भारी मालूम हो रहा था। महिला अब व्याकुल दिखाई देने लगी थी। बंडल खुद उठाना उसके बस की बात नहीं थी। मेरी फिर उससे निगाहें मिली। सुनो, एकाएक वह व्यग्र स्वर में बोली। मैंने तेलीवाड़ी के शुरू में ही जाना है। तुम ही मुझे वहाँ तक छोड़ाओ, मैं तुम्हें 4 आने और दे दूंगी। लेकिन चलो 50 पैसे सही, पूरा 1 रुपया हो जाएगा। मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे झल्ली वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैं अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। बैठो। थैंक यू, महिला कृतज्ञतापूर्ण स्वर से बोली। जी, मैंने कहा शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। ओह, बैठो जी। महिला बैठ गई। मैंने तांगा आगे बढ़ा दिया। तेलीवाड़े में एक बड़े से दरवाजे वाले मकान के सामने उसने मुझे तांगा रोकने के लिए कहा। मैंने तांगा एकदम दरवाजे के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। महिला नीचे उतरी। उसने मुझे 1 रुपये का नोट थमाया और फिर बंडल उठाने की कोशिश करने लगी।
बंडल उठाना वाकई उसके बस की बात नहीं थी। उसकी कोशिशों से बंडल ने केवल एक करवट ही बदली। वह मेरे तांगे से अलग नहीं हुआ। उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। मैं उसकी निगाहों का मूक निवेदन समझ गया। मैं तांगे से उतरा। मैंने बंडल अपनी बाहों में उठा लिया। थैंक यू वेरी मच, वह हर्षित स्वर से बोली। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत भले आदमी हो। महिला लपक कर दरवाजे के आगे की 2 सीढ़ियां चढ़ गई। उसने चौखट में लगी घंटी का बटन दबाया। लगभग फौरन दरवाजा खुला। मैं बंडल लिए आगे बढ़ा। चौखट से भीतर कदम रखते ही मैं एकाएक यूं थमकर खड़ा हो गया जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मेरे नेत्र फैल गए और निचला जबड़ा लटक गया। बंडल मेरे हाथों से छूटते छूटते बचा। मेरे सामने एक क्रूर चेहरे वाला हृष्ट-पुष्ट आदमी खड़ा था। उसके ऊपर के होठ पर कोरों से नीचे झुकी हुई फुमांचो टाइप मूछें थी और वह बेदाग सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पतलून पहने हुए था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जिसकी नाल का रुख मेरी छाती की ओर था। महिला मेरे पीछे से हटकर रिवॉल्वर वाले की बगल में जा खड़ी हुई। वह उस समय न असहाय दिखाई दे रही थी और न कृतज्ञ। अब उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट खेल रही थी। बंडल फर्श पर रख दो और आगे बढ़ो, रिवॉल्वर वाला कठोर स्वर से बोला। लेकिन लेकिन साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं बेहद गरीब तांगे वाला हूँ। मुझे मालूम है, जो कहा गया है वह करो। मैंने आज्ञा का पालन किया। रिवॉल्वर वाले ने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे बढ़ो, आदेश मिला। मैं एक गलियारे में आगे बढ़ा। सिरे पर एक दरवाज़ा था। मुझे आदेश मिला कि मैं वह दरवाज़ा खोलकर प्रविष्ट हो जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। वह एक सजा सजाया ड्राइंग रूम था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। बैठने के लिए बहुत उम्दा गद्देदार सोफा सेट था। कोने में टेलीविज़न पड़ा था। जिस दरवाजे से मैं भीतर प्रविष्ट हुआ था, उस पर एक अन्य दरवाजे और एक खिड़की पर भारी रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। बैठो, रिवॉल्वर वाला बोला। मैं झिझका और असमंजसपूर्ण नेत्रों से कभी रिवॉल्वर वाले की ओर और कभी महिला की ओर देखने लगा। इसे अपना ही घर समझो सुरेंद्र सिंह, महिला मधुर स्वर में बोली। आराम से सोफे पर बैठो सुरेंद्र सिंह। मेरे कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। मुझे बड़े भयंकर तूफान के आगमन के आसार दिखाई देने लगे। कौन सुरेंद्र सिंह? मैं असमंजसपूर्ण स्वर से बोला। अब बनने से कोई फायदा नहीं होगा सुरेंद्र सिंह सोहल, रिवॉल्वर वाला कर्कश स्वर से बोला। तुम्हारी हकीकत हम पर खुल चुकी है। ओ डार्लिंग, महिला सख्त शिकायत भरे स्वर से बोली। माइंड योर लैंग्वेज, तुम क्या सचमुच किसी तांगे वाले से बात कर रहे हो? रिवॉल्वर वाला चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से कठोरता गायब हो गई। उसने रिवॉल्वर अपनी पतलून की पिछली जेब में खोस ली। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यूं संभाल कर एक सोफे पर बिठाया जैसे मैं मामूली सी ठेस लगने से टूट जाने वाली कोई नाजुक चीज़ था। वह स्वयं मेरी बगल में बैठ गया। महिला हम दोनों के सामने बैठ गई। मैंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और फिर बड़े नर्वस ढंग से उसी हाथ की पीठ अपनी आंखों पर फिराई। चश्मा मैंने फिर अपनी नाक पर टिका दिया। यह आदत छोड़ दो, महिला बोली। यह भी तुम्हारी बड़ी पेटेंट पहचान है। कैसी आदत? यही, एक हाथ से आंखों से चश्मा उतारकर उसी हाथ की पीठ आंखों पर फेरने की आदत। किसी पुलिस वाले को तुम्हारी यह आदत याद आ गई तो वह तुम्हारी सूरत की परवाह किए बिना वहीं धर दबोचेगा। वह ठीक कह रही थी, लेकिन प्रत्यक्षता मैं अनजान बनता हुआ बोला। आप क्या कह रही हैं बीवी जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम रश्मि है, वह बोली, और बंदे को अजीत कहते हैं, रिवॉल्वर वाला बोला। तुम किस नाम से पुकारा जाना पसंद करोगे? रश्मि बोली। क्या कहकर बुलाया जाए तुम्हें? सुरेंद्र सिंह सोहर इलाहाबाद वाला, विमल कुमार खन्ना बम्बई वाला, या गिरीश माथुर मद्रास वाला, या कोई और? दिल्ली में कोई और नाम है तुम्हारा? बीबी जी, मेरा नाम बनवारी लाल है। मैं एक निहायत मामूली तांगे वाला हूँ। तुम्हारी सब बातें कबूल। तुम बनवारी लाल भी हो, मामूली भी हो, तांगे वाले भी हो, लेकिन साथ ही वह सब कुछ भी हो जो मैंने तुम्हें कहा है। बीबी जी, आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? अब छोड़ो यह पाखंड, अजीत बेसब्रेपन से बोला। तुम्हारे से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम नहीं जानते। तुम एक हौसलामंद अपराधी हो
और जिंदगी में तुमने जितने भी हाथ मारे हैं बहुत खतरनाक और तगड़े हाथ मारे हैं, इसलिए अब तुम्हारी हमारी बहुत तगड़ी पड़ने वाली है। बम्बई में सर गोकुल दास की नौजवान बीवी से मिलकर उनकी बेशुमार दौलत पर हाथ साफ करने की कोशिश करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। मद्रास में अन्ना स्टेडियम पर डाका डालकर 70 लाख रुपए ले उड़ना तो बहुत ही दिल गुर्दे का काम है। हालांकि मैं यह समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ कि इतने दिल गुर्दे वाले अपराधी आजकल एक मामूली तांगे वाला क्यों बना हुआ है। साहब, मैं फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आपको गलतफहमी हुई है। मैं वह आदमी नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं एक मामूली तांगे वाला हूँ और बेहद गरीब आदमी हूँ। बाहर खड़ा घोड़ा तांगा तक मेरा नहीं है, किसी से किराए पर लिया हुआ है। बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरता हूँ हुजूर। चाहे तो आप अड्डे पर जाकर जिससे मर्जी पूछ लीजिए। गांधीनगर के बनवारी लाल तांगे वाले को हर कोई जानता है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वह जरूर मेरा कोई हमशक्ल होगा। माई बाप, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा किसी चोरी डकैती से कोई वास्ता नहीं। अजीत की कठोर निगाहें मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैं दीनहीन मुद्रा बनाए उसकी बगल में बैठा रहा। मेरा हाथ आदतन चश्मे की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने उसे आधे रास्ते से ही वापस खींच लिया। अजीत तनिक विचलित दिखाई देने लगा। उसने उलझनपूर्ण निगाहों से रश्मि की ओर देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, रश्मि निश्चयपूर्ण स्वर से बोली। यह वही आदमी है। मैं 1 महीने से इसको चेक कर रही हूँ। अजीत फिर आश्वस्त दिखाई देने लगा। तुम यह नाटक करना बंद नहीं करोगे? रश्मि कठोर स्वर से बोली। क्यों मजाक करती हो बीबी जी? मैं गिड़गिड़ाया। मैं आपको सुरेंद्र सिंह दिखाई देता हूँ? मैं तो आपकी मदद की खातिर आपका बंडल उठाकर यहाँ तक लाया और आपने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। बीबी जी, भगवान कसम, मैं चुप हो गया। बीबी जी मेरी बात नहीं सुन रही थी। वह अपने स्थान से उठकर कोने में स्थित एक अलमारी की ओर बढ़ रही थी। मेरी व्याकुल निगाहें चारों ओर घूम गई। भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अजीत अभी भी रिवॉल्वर लिए मेरी बगल में बैठा था। रिवॉल्वर उसके हाथ में नहीं थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नौजवान था। उसका एक हाथ ही वज्री हाथ मुझे निष्क्रिय कर देने के लिए काफी था। रश्मि अलमारी में से एक फाइल निकाल लाई। उसने फाइल मेरी गोदी में उछाल दी और बोली, इसे देखो। लेकिन बीबी जी, मैंने प्रतिवाद करना चाहा। इसे देखो, उसने अपनी बात दोहराई। तीव्र अनिच्छा का प्रदर्शन करते हुए मैंने फाइल खोली। पहले ही पृष्ठ पर एक अखबार की कटिंग लगी हुई थी। उस कटिंग में 3-3 की कतार में 12 आदमियों की तस्वीरें छपी थी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फरार। सब तस्वीरों के नीचे नाम छपे हुए थे। सबसे ऊपर की कतार में बीच की तस्वीर एक नौजवान सिख की थी, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ था, सुरेंद्र सिंह सोहल। वह मैं था। नीचे विस्तृत समाचार छपा हुआ था। समाचार पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे मालूम था उसमें क्या लिखा था। वह समाचार मेरी उस बुनियादी बेवकूफ़ी का दस्तावेज था जिसकी वजह से मैं आज दर दर की ठोकरें खा रहा था। मेरी 1.5 साल की सज़ा में केवल 4 महीने बाकी रह गए थे तो एक दिन जेल में आग लग गई थी। आग में मची आपाधापी में कई कैदियों को भाग निकलने का मौका मिल गया था। अन्य कैदियों के साथ बिना सोचे समझे मैं भी निकला था, जबकि और कैदियों की कई कई सालों की सज़ा बाकी थी और मैंने केवल 4 महीने और काटने थे। बाद में लगभग सभी फरार कैदी पकड़े गए थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया था क्योंकि मैंने अपनी दाढ़ी मूछें, सिर के बाल कटवा लिए थे और इलाहाबाद से भागकर बम्बई पहुंच गया था। और उसके बाद तकदीर मुझसे अपराध और करवाती चली गई। मैंने जल्दी जल्दी सफ़े पलटे। सारी फाइल में मेरा ही कच्चा चिट्ठा था। बम्बई के टाइम्स ऑफ इंडिया और मद्रास के दिनाथांती में छपी मेरी तस्वीरों की कटिंग भी उसमें थी। बम्बई में लेडी शांता दास की हत्या, मद्रास में अन्ना स्टेडियम की डकैती। मैं खामखा फाइल के सफ़े पलट रहा था। फाइल पर केवल मेरी निगाह पड़ रही थी। दिमाग मेरा यह सोचने में व्यस्त था कि क्या मैं इन दोनों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो सकता था कि मैं वह आदमी नहीं जिसकी फाइल वे मुझे दिखा रहे थे। मैं बनवारी लाल तांगे वाले का बहरूप जारी रखूं या अपनी हकीकत कबूल करके उनसे पूछूं कि वे मुझसे क्या चाहते थे। अंत में मैंने निर्णायक ढंग से फाइल बंद की और उसे मेज पर उछाल दिया।
अब क्या कहते हो सुरेंद्र सिंह? रश्मि आशापूर्ण स्वर से बोली। मैंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा। उसने उसी हाथ की पीठ अपनी आंखों पर फिराई और फिर बड़े इत्मीनान से चश्मा अपनी नाक पर टिका लिया। मैंने क्या कहना है? मैं शांति से बोला। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? हम तो अपनी कहेंगे ही। रश्मि के चेहरे से भी उद्विग्नता के भाव उड़ गए। पहले यह तो कबूल करो कि तुम सुरेंद्र सिंह सोहल ही हो। मैंने एक उड़ती निगाह अपनी बगल में बैठे अजीत पर डाली और बोला, अगर मैं बनवारी लाल तांगे वाला हूँ हुजूर, मैं बनवारी लाल तांगे वाला हूँ, माई बाप की ही रट लगाता रहूं तो आप लोग क्या करेंगे? सुरेंद्र सिंह साहब, उत्तर अजीत ने दिया, यह मत भूलो, सारे देश की पुलिस को आज भी तुम्हारी बड़ी सरगर्मी से तलाश है। तुम्हारी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की जा चुकी है। तुम आज तक बचे हुए हो केवल इसलिए कि पुलिस को तुम्हारे बिना दाढ़ी मूछ और पगड़ी वाले हुलिये की जानकारी नहीं है। मैं अधिक देर तुम्हारी बनवारी लाल तांगे वाली रट नहीं सुनूंगा। तुमने फिर यही बात दोहराई तो मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा और इनाम की रकम हासिल कर लूंगा। मैं चुप रहा। इसके विपरीत वह कहता रहा, अगर तुम अपनी हकीकत कबूल कर लोगे और हमें सहयोग देना स्वीकार कर लोगे तो हम सबका फायदा होगा। मेरा क्या फायदा होगा? मैं बोला, यानी कि तुम कबूल करते हो कि तुम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हो। आप मुझे विमल के नाम से पुकारें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, अजीत बोला और उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे दोबारा हाथ मिलाया। रश्मि भी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम है, अजीत बोला, जिस पर काम करके हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम 40 लाख रुपए पर हाथ साफ कर सकते हैं। मैं इस खतरनाक काम में किसी ऐरे गहरे नौसिखिए आदमी को शामिल नहीं करना चाहता था और कोई मुनासिब चौथा आदमी मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं इसे कार्य रूप में परिणित नहीं कर सका। पता नहीं कैसे रश्मि तुम्हें पहचान गई और फिर इसी ने मुझे तुम्हारा नाम सुझाया। तुम 100% हमारे काम के आदमी हो। मुझे रश्मि की बात जच गई और आज यह तुम्हें बंडल के बहाने यहाँ तक ले आई। बाकी 3 आदमी कौन है? मैं और रश्मि तो तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। तीसरा आदमी नासिर खान नाम का मेरा एक दोस्त है, वह अभी आता ही होगा। आज ही तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दी जाएगी। और चौथे तुम हो। मुझे यह कहने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही है कि इस अभियान में हम तुम्हारे सबसे ज़्यादा कारआमद आदमी सिद्ध होने की आशा कर रहे हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि तुम्हें ऐसे कामों का तजुर्बा है। मैंने सुना है कि मद्रास के अन्ना स्टेडियम की डकैती की योजना के पीछे दिमाग तुम्हारा ही था। गलत सुना है तुमने। वह सारा किया धरा जयशंकर नाम के एक आदमी का था। मैं, वीरप्पा, अब्राहम और सदाशिवराव नाम के 3 अन्य आदमी तो केवल उसके हाथों की कठपुतली साबित हुए थे। वह तो हम सबको छोड़कर स्वयं लूट का सारा माल लेकर खिसक गया था। उसी की वजह से वीरप्पा, अब्राहम और सदाशिवराव की जाने गई थी। मेरी तो तकदीर ही अच्छी थी जो मैं बच गया था। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे नहीं मालूम वास्तव में क्या हुआ था। मैं इतना जानता हूँ कि उस डकैती से संबंधित 3 आदमी मारे गए थे। एक लूट के माल के साथ गिरफ्तार हो गया था और इकलौते तुम थे जो पुलिस के चंगुल से निकल भागने में कामयाब हो गए थे। मैं इसे बहुत समझदारी और तजुर्बे का काम मानता हूँ। और रश्मि बोली, सर गोकुल दास की नौजवान बीवी का खून करके पुलिस के घेरे से भाग निकलना भी कोई मामूली काम नहीं था। जो काम मैंने मरता क्या न करता के अंदाज से किए थे उन्हें वे लोग मेरी बहादुरी में शुमार कर रहे थे। लेडी शांता गोकुल दास का खून मैंने इसलिए किया था क्योंकि वह सर गोकुल दास का खून करवाने वाली थी और उनकी पहली पत्नी की निशानी उनकी इकलौती बेटी माधुरी को एक बदमाश के हाथों शिकार बनवाने वाली थी। मैं अपनी ओर से किसी की भलाई कर रहा था, लेकिन किसी की भलाई करते करते मैं अपना सर्वनाश कर बैठा था। मद्रास में मैं जयशंकर के चंगुल में इसलिए फंसा था क्योंकि उसका चमचा वीरप्पा मुझे पहचान गया था। जयशंकर ने भी इन्हीं लोगों की तरह मुझे गिरफ्तार करवा देने की धमकी देकर मुझे अन्ना स्टेडियम की डकैती में शरीक कर लिया था। अगर आप लोग प्रत्यक्षता, मैं बोला, मुझे कोई हिम्मती और पेशेवर मुजरिम समझकर मेरा कोई उपयोग सोच रहे हैं तो आपको सख्त मायूसी होगी। क्या मतलब? मैं ना हिम्मती हूँ और ना पेशेवर मुजरिम हूँ। अजीत यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो।
उसी क्षण इमारत में कहीं कॉल बेल बजी। अजीत ने रश्मि को संकेत किया। रश्मि उठकर बाहर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसके साथ एक लगभग 30 साल का खूबसूरत नौजवान था। नासिर खां, रश्मि घोषणा सी करती हुई बोली। और नासिर, ये है सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल। विमल, मैं बोला। हाँ विमल, रश्मि बोली। बड़ी करामाती चीज़ है। ये हैं वो साहब। नासिर खां अविश्वासपूर्ण निगाहों से मुझे सिर से पांव तक घूरता हुआ बोला। इनके मौजूदा लिबास और रंग ढंग पर मत जाओ, अजीत बोला। इनका यह हुलिया ही यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये कितनी गहरी चीज़ है। नासिर खां आश्वस्त दिखाई देने लगा। फिर उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। जो योजना हमने तैयार की है, अजीत बोला, उसमें नासिर खां की मदद के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बैंक का ढेरों रुपया उड़ाने के लिए जरूरी है कि पहले हम खुद ढेरों रुपया खर्च करें, और रुपया हम में से सिर्फ नासिर खां ही मुहैया कर सकता है। रुपया क्यों चाहिए? मैंने तनिक उत्सुक स्वर से पूछा। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मोटे तौर पर इतना जान लो कि दो तो गाड़ियां ही खरीदी गई हैं, एक एम्बेसडर और एक जीप। फिर मुलाकातों के लिए यह जगह भी मुनासिब नहीं है। मैंने सुंदर नगर में एक फ्लैट देखा है जिसके साथ गैरेज भी उपलब्ध है। 1500 रुपये महीना किराया है। हमें वह फ्लैट लेना होगा। यह .45 कैलिबर की वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर जो तुम देख रहे हो, यह भी नासिर लाया है। और अभी कम से कम 2 पिस्तौल हमें और चाहिए, रश्मि बोली। उसका इंतज़ाम भी मैं कराया हूँ, नासिर बोला। किस्सा क्या है? मैंने पूछा। मोटे तौर पर किस्सा यह है कि हम बैंक की एक मोटी रकम लूटने की योजना बना रहे हैं, जवाब रश्मि ने दिया। जो काम तुम मद्रास में अन्ना स्टेडियम में कर चुके हो, उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि तुम लोगों ने स्टेडियम का रुपया स्टेडियम की 4 दीवारी में से उड़ाया था, और हम यही काम दिन दहाड़े खुली सड़क पर करने वाले हैं। क्या मतलब? रश्मि एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक गाड़ी सप्ताह में 3-4 बार अपनी चांदनी चौक ब्रांच से पार्लियामेंट स्ट्रीट में स्थित रिजर्व बैंक तक रुपया लेकर जाती है। गाड़ी हमेशा दरियागंज, आसिफ अली रोड, मिंटो रोड और कनाट प्लेस होती हुई जाती है। आज तक उसका रूट नहीं बदला है। अगर गाड़ी दिल्ली गेट से दाएं घूमने के स्थान पर सीधी ITO हॉर्डिंग ब्रिज और सिकंदरा रोड का रास्ता पकड़े तो आगे 2-3 विभिन्न रूट संभव हैं, लेकिन हमने हमेशा नोट किया है कि गाड़ी रिजर्व बैंक तक हमेशा मिंटो रोड वाले रास्ते से ही जाती है। खैर, आगे? हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे के करीब कम से कम 40 लाख रुपया यूनियन बैंक चांदनी चौक से रिजर्व बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाना है। हमें उस रोज रास्ते में ही बैंक की गाड़ी रोककर रुपया लूटना है। कहाँ? इसका फैसला अभी नहीं किया है। अभी हम कई रोज बैंक की गाड़ी की गतिविधि पर निगाह रखेंगे और तभी रूट में कोई उचित स्थान निर्धारित करेंगे। गाड़ियाँ 2 क्यों? एम्बेसडर केवल डकैती वाले दिन काम में लाई जाएगी ताकि वह कम से कम लोगों की निगाहों में आ सके। डकैती का रिहर्सल और रूट की जांच पड़ताल का सारा काम हम जीप पर करेंगे। आप लोग यूं दिन दहाड़े खुलेआम इतनी बड़ी डकैती में कामयाब हो जाएंगे? हमसे पूछने के स्थान पर अच्छा है कि इस बात का फैसला तुम खुद ही करो, अजीत बोला। जल्दी ही हम लोग फिर रूट का चक्कर लगाएंगे और तुम्हें बैंक की गाड़ी के दर्शन कराएंगे। तुम्हें यह भी देखने का मौका मिलेगा कि माल की सुरक्षा के लिए बैंक वाले क्या करते हैं। कब? जल्दी ही। तब तक मैं क्या करूं? और कुछ भी करूं, तांगा चलाना छोड़ दो। अपना हुलिया फौरन सुधारो। सुंदर नगर वाले फ्लैट की बात पक्की होते ही तुम उसमें रहना आरंभ कर देना। लेकिन उस दौर में तुम दिल्ली से ना भाग खड़े हो, उसके लिए हमें एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरा दिल डूबने लगा। मैं मन ही मन दिल्ली से सदा के लिए कूच कर जाने का ही इरादा कर रहा था। मेरा ख्याल था कि वे लोग 28 सितंबर तक 24 घंटे तो मेरी निगरानी नहीं कर पाएंगे। मैं पहला मौका हाथ में आते ही उन्हें डॉस दे जाऊंगा। मेरी उत्कंठापूर्ण निगाहें अजीत के चेहरे पर टिक गई। अजीत ने रश्मि को संकेत किया। रश्मि फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसके लौटने तक कमरे में चुप्पी छाई रही। कुछ क्षण बाद वह अपने हाथ में एक सूरज से ही कीमती लगने वाला कैमरा लटकाए लौटी।
अजीत के संकेत पर उसने कैमरा नासिर को सौंप दिया। नासिर ने मेरे सामने से और साइड से 3-4 क्लोजअप खींच लिए। पुलिस के पास तुम्हारी दाढ़ी मूछ विहीन सूरत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजीत संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। अगर तुमने हमें धोखा देकर भाग निकलने की कोशिश की तो मैं एक गुमनाम पत्र के साथ ये तस्वीरें पुलिस को भेज दूंगा। फिर कम से कम हिंदुस्तान में तो तुम चैन की सांस नहीं ले पाओगे। अजीत सच कह रहा था। उस स्थिति में मेरा पकड़ा जाना बच्चों का खेल था। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने स्वर के खोखलेपन को छुपाने का भरसक प्रयत्न करता हुआ बोला। फायदा का सौदा छोड़कर मैं कभी नहीं भागता, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे यह नहीं बताया है कि इस अभियान की सफलता के बाद मुझे क्या मिलेगा। वेरी गुड, अजीत बोला। अगर तुम यह सवाल न करते तो मैं मान लेता कि तुम पेशेवर मुजरिम नहीं हो। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं। लूट से हासिल रुपया 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। हम 4 जने हैं। नासिर को 2 भाग मिलेंगे और बाकी सबको 1-1। नासिर को 2 क्यों? क्योंकि इसने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दरकार रकम का इंतजाम किया है। उस रकम के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नासिर की इस शर्त को कबूल करने में हमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता कि उसे 2 हिस्से मिले। उसके बाद मैं सबसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर वहां से विदा हुआ। किसी ने ऐतराज नहीं किया। केवल जातिबार अजीत ने मुझसे मेरा गांधीनगर का पता पूछा, जो मैंने बड़ी शराफत से उसे बता दिया। उस रात बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं लगभग सारी रात इस उधेड़-बुन में लगा रहा कि जो कुछ वे सोच रहे थे, मुझे उसकी कामयाबी की कतई उम्मीद नहीं थी। वे ना तजुर्बेकार नौजवान थे, जो शायद अंग्रेजी के थ्रिलर उपन्यास पढ़ कर इतना खतरनाक कदम उठाने का इरादा कर बैठे थे। उन्होंने तो मरना ही था, साथ ही वे मुझे भी मरवाने वाले थे। मुझे कोई तरकीब नहीं सूझी। वह ढोल मेरे गले पड़ चुका था, जो कि फिलहाल तो मुझे बजाना ही पड़ना था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।